नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम बंगाल के नवाब के विषय के नोट्स पढ़ाएंगे। ठीक, यह टॉपिक इतिहास के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल, टीजीटी, यूपी ट्रिपल 80 और टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे जिस भी एग्ज़ाम्स का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नोट्स भी तैयार करते चलें। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और ये टॉपिक है बंगाल के नवाब। और आगे पहले भी मैं अपना क्लास चलवा चुकी हूँ और आप लोग इसे जा कर के देख सकते हैं। तो आइए अब अपनी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में दीवान बना, औरंगजेब ने बनाया था, और नवाब 1717 ईस्वी में बने थे। और देख लेते हैं, अजीम उन शाह सूबेदार और मुर्शिद कुली खां दीवान थे। बंगाल में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन दोनों में संघर्ष होता है और मुर्शिद कुली खां जीत जाता है और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। और 1727 ईस्वी में 1727 ईस्वी में रुक जाइए 1727 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है 1727 से 1739 के बीच। फिर इसके बाद भी सरफराज खां गद्दी पर बैठ जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था जो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच लड़ा गया था। इसमें अलीवर्दी खां की जीत हो गई थी। और आप लोगों के लिए एक बता देते हैं, सुजाउद्दीन का पुत्र नासिरी वंश का खात्मा किया था सरफराज ने। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अलीवर्दी खां का वंश। तो अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उनकी 3 पुत्रियां थीं। पहली घसीटी बेगम थी, दूसरी मेमुना बेगम थी, तीसरी अमीना बेगम थी। तो आइए देख लेते हैं इनके पुत्र कौन से था। घसीटी बेगम के पुत्र दस्तक मुराउदौला थे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझसे। और मेमुना बेगम के पुत्र शौकतगंज थे। अमीना बेगम के पुत्र सुजाउदौला थे। अंत में सुजाउदौला ही गद्दी पर बैठते हैं। और ये देख लेते हैं, मीर जाफ़र, रायदुल्लब और जगत सेठ और अमीर चंद दोनों सुजाउदौला के विरोधी थे, एक तरफ थे ये लोग। और आइए देख लेते हैं, बंगाल का अधिग्रहण। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सुजाउदौला नवाब बनते हैं। नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था, जिसके बाद बंगाल में मात्र 3,000 रुपये की व्यापारिक छूट थी। सुजाउदौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के कारण सुजाउदौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को वहां से भगाने पर विवश किया और अंग्रेज जाकर के फ्लूटा द्वीप पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। और 20 जून 1756 को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें केवल 23 ही जीवित बचे। और ये उसमें से हार्वेल थे, उसमें एक था वो जीवित था। उसने इस घटना का वर्णन किया था। और सुजाउदौला ने मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बनाया था। सॉरी यार, एक मिनट, अब सही है। देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दौला ने मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बनाया था और इसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया था। लेकिन मानिक चंद्र ने रिश्वत लेकर कलकत्ता को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति और मजबूत हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा था। और संधि की कुछ शर्तें थी। संधि की शर्तें क्या थी, आइए देख लेते हैं। अंग्रेज़ों की कलकत्ता में किलेबंदी करने की और सिक्के ढालने का अधिकार मिला। नवाब ने पूर्व में हुई गलतियों का माफ़ी मांगी। ये शर्त थी संधि की।
और आइए देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। यह प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह भागीरथी नदी या हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और इसका फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब थे। बंगाल की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला। उसके सहयोगी मीर मादन और मोहनलाल वीरता से लड़ते लड़ते बीड़ गद्दी को प्राप्त हो गए। युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भागा, जहाँ से मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी। नोट में ये देख लीजिए, मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई या जीजा था, पूछता है पेपर में ये। और आइए देख लेते हैं। इसके बाद प्लासी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव की बढ़ती मांगों से वह परेशान हो गया, जिससे बाद में उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की। और देख लेते हैं नेक्स्ट में, मीर कासिम ने सैन्य सुधार के लिए और व्यापार पर लगे सभी आंतरिक करों को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजों का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। और जुलाई 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध का अधिकारित घोषणा कर दी और पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, जिससे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मदद मांगी। इस समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। आइए इधर देख लेते हैं प्लासी के युद्ध का कारण और परिणाम क्या था। तो पहले कारण देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपने किले की किलेबंदी करना, और सेकंड था अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। और थर्ड देख लेते हैं नवाब और अंग्रेजों के बीच बढ़ता तनाव। और फोर्थ देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा नवाब से विरोधियों का समर्थन देना। ये था इसका कारण। और आइए देख लेते हैं परिणाम क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे और मीर जाफर, सेकंड देख लेते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था और बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया था और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हो गई थी। ये था इसका परिणाम और कारण। तो आइए देख लेते हैं अब बक्सर का युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और ये गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और मुगल के तरफ से ये थे मुगल बादशाह द्वितीय थे और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे और अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे। इनके तरफ से 3 लोगों ने लड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिर्फ एक ही लोगों ने लड़ा था। और ये देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिर खां द्वारा किया गया था। और फिर इधर देख लेते हैं बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों के शरण में आ गए थे और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ दिन विरोध करने के बाद वह उनके विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिए थे और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गए थे, जहां 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी। और आइए देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि। तो ये नोट में दिया गया है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। तो नोट में क्या दिया है आइए देख लेते हैं। इस संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा गया था। यह संधि 2 चरणों, इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर
क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। और सेकंड देख लेते हैं, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। और थर्ड देख लेते हैं, इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। और फोर्थ देख लेते हैं, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। और इलाहाबाद की दूसरी संधि देख लेते हैं, यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। सेकंड देख लेते हैं, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष भाग नवाब को वापस कर दिया गया था। और थर्ड देख लेते हैं, अवध के नवाब ने युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने की बात स्वीकार की थी। और ये जब तक स्वीकार नहीं किए थे, इनके दोनों बेटों को ये लोग बंदी बना लिए थे। शुजाउद्दौला जब तक ये स्वीकार नहीं किए थे, इनके दोनों बेटों को ये लोग बंदी बना लिए थे अंग्रेज लोग। और कंपनी ने अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी और कंपनी को अवध से कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। और आइए देख लेते हैं, बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1752 ईस्वी में हुआ था। नोट में देख लेते हैं, नोट रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार द्वैत शासन लागू किया था। सेकंड देख लेते हैं, द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस हैं। थर्ड देख लेते हैं, द्वैत शासन पहली बार किस पुस्तक में लिखा गया था, तो ये डायर की पुस्तक में लिखा गया। और ये फोर्थ देख लेते हैं, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। ये क्लास अब यहीं पे समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।